नमस्कार दोस्तों। चीन ने कहा कि सिर्फ दो लोग ही हैं जो दुनिया के इस ऊर्जा संकट का कारण है। एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा नेतन्याहू। भारत में राहुल गांधी ने कहा कि भारत के संकट के दो ही कारण, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह। इसी तरीके से दुनिया में तमाम तरह के जो संकट पैदा है, यदि उनको देखेंगे तो हर जगह दो दो ही संकट है। हम दो हमारे दो वाला हाल चल रहा है और हम दो हमारे दो आज दुनिया को तबाही में ढकेल रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं उससे पिस रहा है दुनिया का हर वो शांत प्रिय और अच्छा देश जिसका कोई गुनाह नहीं। जी हां, यही सच है। तो आज इसी को आप देख लीजिए कि जिस तरह से जब से शुरू हुआ है यह युद्ध, ईरान के ऊपर हमला किया इजराइल और अमेरिका ने, इसी बात को लेके चीन के प्रवक्ता कहते हैं कि इन्होंने जिस तरीके से बेवजह युद्ध छेड़ा, जिस तरीके से हमला किया, वह अपने आप में एक संकट पैदा करने वाला है, दुनिया को अंधेरे कुएं में ढकेलने वाला है। और वही काम अमेरिका और इजराइल ने किया है और इसके कारण निश्चित रूप से पूरी दुनिया संकट में फंसी है। जब यह संकट में फंसी है तभी हमने देखा कि दो लोग सिर्फ सपोर्ट में आए अमेरिका और इजराइल के। एक भारत से नरेंद्र मोदी थे और दूसरा यूएई का सुल्तान था एमबीएस, जो प्रिंस एमबीएस कहलाता है। और इन्होंने दबाव बनाया कि नहीं ये करिए, जबकि ईरान इनमें से किसी का दुश्मन नहीं। ईरान गलत बात पर इजराइल को जरूर टोकता रहा है क्योंकि वो फिलिस्तीन पर, यमन पर और दूसरे लोगों पर हमले करके उन्हें, निर्दोष लोगों को मारता है और फिर उन्हें ही बदनाम करता है कि ये तो आतंकवादी हैं, ये तो ये है, ये तो ये। तो इसी कारण से यह बेसिकली युद्ध, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ तक ने कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीन में गलत किया है, इजराइल ने यमन में गलत किया है, लेबनान में गलत किया है, इस तरह से तमाम बातें बताई। तो ये सारी बातें जब सामने हो तो समझ में आता है कि कौन है दुनिया के अमन का दुश्मन। अमन के दुश्मन वही लोग हैं जो अवैध तरीके से झूठ बोल के, नफरत फैला करके सत्ता में आते हैं। कमोबेश यही स्थिति आप भारत में देख लीजिए। भारत में झूठ बोलकर, नफरत फैलाकर और चुनाव को चोरी करके सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं। और इन लोगों ने जो काम किया है और उसके बाद में भारत के लोगों को बर्बादी में ढकेला है। उदाहरण यह है कि रोजाना खाड़ी देशों में भारत के औसतन 20 लोग मर रहे हैं। 20 लोग मर रहे हैं खाड़ी देशों में। यह मैं नहीं कहता हूं, यह बात भारत के विदेश विभाग का प्रवक्ता कह रहा है कि रोजाना 20 लोग खाड़ी देशों में मर रहे हैं। जब इस दशा में ला दिया हो, ये खबरें छिपाई जाती रही और ये खबरें लगातार छिपाई जाती। अमेरिका के 1 दर्जन सैनिक क्या मरे, उसने छाती पीट ली और सब कुछ हो गया। लेकिन भारत के रोज 20 मारे जा रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चुनाव जीतने के लिए वो ड्रामे करने में मस्त है कि हाँ वो तो चाय की पत्ती तोड़ रहा है, वो जाके फिर बताने लग रहा है कि वो चाय वाला था, और फिर वो इसी तरह चुनाव को कैसे चोरी किया जाए उसके लिए लगा हुआ है। भारत भयंकर संकट से, ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। भारत बेरोजगारी के संकट से, महंगाई के संकट से और सबसे गुजर रहा है, क्योंकि उन्हीं के दोस्त इजराइल और अमेरिका ने वह संकट भारत पर भी थोप दिया है। तब भारत का गृह मंत्री उसे सुचारू करने की बजाय कहता है मैं 15 दिन सिर्फ
बंगाल और असम में ही पड़ा रहूंगा जब तक यह चुनाव जिता नहीं लूंगा। जी हां, वो ये कहता है, यानी संकट से निपटने के लिए नहीं, इसके लिए। और यही चोरी भी होती है कि जब पूरा विपक्ष चुनाव में जाकर के व्यस्त है, उस समय राहुल गांधी के चोरी छिपे उनकी पीठ के पीछे अचानक चुपचाप बिल लाया जाता है और हक छीने जाते हैं भारत के अर्धसैनिक बल जो है उनके अधिकारियों के। उनको दोयम दर्जे का, तीसरे दर्जे का बनाने का बिल पेश कर दिया जाता है, क्योंकि जानते हैं वो चुनाव में आ नहीं पाएंगे, उनके नेता नहीं आ पाएंगे सारे, लेकिन भाजपा के पास इतना बहुमत है कि वो खेल कर लेगा। जी हां, तो यह स्थिति होती। तब राहुल गांधी कहते हैं, ठीक है आप यह गुनाह कर लीजिए, लेकिन हम सरकार में आए तो सबसे पहले ये सब खत्म करेंगे, जो जो आपने अन्याय किए हैं वो सब खत्म करेंगे और न्याय सुनिश्चित करेंगे। जी हां, न्याय सुनिश्चित करने की बात करते हैं। तो उसी समय दुनिया जब यह देख रही थी कि शायद राष्ट्र को संबोधित करेगा डोनाल्ड ट्रंप तो कोई राहत मिल सकती है, शायद वो ये कहे कि हां अब युद्ध रोका जाता है, लेकिन नहीं। उसने जिस तरह के जवाब दिए, जिस तरह से उसने ईरान को भड़काने का काम किया है और कहा कि हम उन्हें पाषाण युग में भेज देंगे। जी हां, वो तो पाषाण युग से ही आए। यही बात तो वहां के सेनाध्यक्ष ने कह दी, जी हम तो आए हैं पाषाण युग से, 6000 साल से भी पुराना हमारा इतिहास है, हमारी सभ्यता है, और आप 250 साल के बच्चे, और वो बच्चा हमें यह समझाने की कोशिश करे तो भूल कर रहा है। वो यह नहीं जान रहा है कि 6000 साल से हम कहीं ना कहीं लड़ते रहे हैं और लड़ के अपने सम्मान को बचा के हमने रखा है, हमने उससे सौदा नहीं किया है। जी हां, तो ईरान के राष्ट्रपति भी उनका संबोधन खत्म होते ही कह देते हैं कि चिंता मत करिए, हम 100 साल तक आपसे लड़ाई लड़ेंगे, और 100 साल तक लड़ाई लड़ने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लड़ेंगे, हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां लड़ेंगी, हमसे पहले वाली भी पीढ़ियां लड़ रही थी, तो हम लड़ाका हैं, तुम्हारी तरह कायर नहीं है। जी हां, यह कह देते हैं, तब बौखला जाता है डोनाल्ड ट्रंप, वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की किसी बात पे बौखला जाते हैं, तो वैसे ही बौखला जाता है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति साफ साफ कह देते हैं मैक्रोन कि यह युद्ध बेमतलब है, अविश्वसनीय है, इसको जबरदस्ती थोपा गया है, अस्वाभाविक है। होर्मुज स्ट्रेट में जो हो रहा है वो सैन्य तरीके से हल नहीं हो सकता, कूटनीति तरीके से ही हल होगा, और हम इसे समझते हैं। तो बौखलाहट में क्या कहता है कि मैक्रो की पत्नी उन्हें रोज पीटती है, मैक्रो को उसने जो घूंसा मारा था उसके कारण वो बौखलाया हुआ है और इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। तब मैक्रोन कहते हैं, जवाब देते हैं कड़ा सा, कि ट्रंप बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनकी बातें ना अच्छी होती है ना सभ्यता के अनुकूल, वो असभ्यों की तरह बात करते हैं। मैक्रोन ने कहा ट्रंप का पूरी तरीके से मैनर खराब है और फ्रांस इस युद्ध का जो चल रहा है उसको निश्चित रूप से निंदनीय बताता है। तो अब आप समझ लीजिए, तो इस तरह से जब ट्रंप करता है और मैक्रोन जवाब देते हैं तो समझ लीजिए अब यह दशा आ गई है, यह स्तर गिर गया है अमेरिका के राष्ट्रपति को कि जगह जगह सार्वजनिक तौर पे उसे यह सुनना पड़ रहा है। तब बौखलाया ट्रंप कहता है, होर्मुज खुलवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तेल चाहिए तो खुद संभालो। तो फिर तुम कूदे क्यों आए? तुम्हारे कारण वो बंद हुआ, तुम्हारे कारण ये दिक्कत हुई, दुनिया के आधे देश इस संकट में फंस गए और
अब तुम कहानी बता रहे हो। स्वाभाविक सी बात है, इस पर बात होनी चाहिए। तब सेनाध्यक्ष साफ साफ कह देते हैं ईरान के कि दुश्मन जमीनी हमला करता है तो एक भी जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। तो वो बड़ा स्पष्ट कह देते हैं हम तो तैयार बैठे। बहरहाल ये सारी चीज चल रही होती है तो जो सलाहकार हैं वहां के सर्वोच्च नेता के, गुरु के, वो सलाहकार पर हमला करा देता है इजराइल, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि शांति स्थापित हो। तो वही सलाहकार थे जिनके जरिए पाकिस्तान वार्ता करने की कोशिश कर रहा था, तो उन पर हमला करा दिया जाता है। उनकी पत्नी की मौत हो जाती है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन ईरान है कि न वो डरने का नाम ले रहा है न थकने का नाम ले रहा है। यह एक सत्य है। तो फिर आ जाता हूं मैं भारत में। भारत का प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त है, देश में कीमतें बढ़ रही हैं। अभी आपने देखा किस तरह से पेट्रोलियम के दाम बढ़े, कुकिंग गैस के दाम बढ़े, और अब नायरा ने दाम बढ़ाए थे जो पेट्रोलियम कंपनी है, और उसके बाद में अब शेल इंडिया ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं पेट्रोल डीजल के। और इस तरीके से अब उसका असर स्पष्ट दिखाई देने लगा। ये तब है जब भारत सरकार ने उन सारी कंपनियों को एक्साइज में 10% की छूट दे दी। आपको नहीं दी, उन्हें दे दी। इसके बावजूद वो जनता पर बोझ डाल रहे हैं, छूट भी सरकार से ले रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। तब आप समझिए कि जब यह संकट हो तो स्वाभाविक सी बात है कि एक घबराहट पूरी दुनिया में है, और इससे निपटने की प्लानिंग करने की बजाय नरेंद्र मोदी, आपको बताया था हमने कि नरेंद्र मोदी ने 1 महीना 3 दिन गुजरने के बाद युद्ध के अपनी कैबिनेट के साथ बैठक की इस समस्या को लेकर। यानी इतने दिन तक उन्हें कोई फिक्र ही नहीं थी, मरने दो। जब सिर के ऊपर पानी चढ़ने लग गया, घरों तक आ गई समस्या, तब वो बैठक कर रहे हैं। दुनिया में प्लानिंग पहले की जाती है, यहां उल्टा होता है। तो जब ये होता है तो स्वाभाविक सी बात है हमें चर्चा करनी चाहिए कि प्लानिंग क्या होती है। तो प्लानिंग देखिए, आप इसको यूं समझ सकते हैं चीन से, कि चीन को आप देखिए, चीन ने किस तरह से पिछले 10-12 साल के अंदर अपनी प्लानिंग की है, और वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो प्लानिंग की है वो सुनिए। उसने साइबेरिया से रूसी गैस की पाइपलाइन समूचे यूरोप समेत ला करके डाली है और रूस से डील करना चाहता है। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान से होकर गुजरती उसकी मध्य एशिया और चीन को जोड़ने वाली पाइपलाइन उसने तैयार कर दी। इसी के साथ चीन ने म्यांमार को जोड़ने वाली पाइपलाइन भी तैयार कर दी, चीन और म्यांमार की। और इसके बाद में उसने साइबेरिया से रूसी पाइपलाइन, जो अभी बनी नहीं है, काम चल रहा है उस पर, उसको लेकर के भी पूरी तैयारी कर दी है। यानी जिस तरह से उसने तैयार किया है तो आगे आने वाले में सालों में संकट ना हो, और इन सब से वही देश जूझे जो प्लानिंग नहीं कर पाते, जैसे भारत में हो रहा है। भारत का प्रधानमंत्री कोई प्लानिंग नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में यही हाल होती है। डोनाल्ड ट्रंप की भी यही स्थिति है कमोबेश। वो 100 साल पुराने ईरान के उस हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट पे, मेडिकल इंस्टीट्यूट पर हमला करवा देता है इजराइल से, मिसाइल छुड़वा देता है, और नतीजा क्या होता है? बहुत से डॉक्टर्स मारे जाते हैं, मरीज मारे जाते हैं, और तमाम। अब एक लंबे समय तक इसमें एक संकट है। ये मानवीय हमले, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को मारा, फिर और लोगों को मारा, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, डॉक्टरों को मार रहे हैं, जिनसे युद्ध का कोई लेना देना नहीं, ये कभी नहीं होता है। युद्ध अपराधी हैं ये, तो वही करते हैं। तो अमेरिका का जो अब्राहम लिंकन, भारत का मीडिया, गोदी मीडिया जो चिल्ला रहा था क्या कर देगा, ईरान ने एक मिसाइल मारी थी, उसका सब आधे से ज्यादा खंडहर हुआ पड़ा है, भाग गया था उसकी सीमा से। तो यह स्थिति है। बहरहाल ये सब है। तो नरेंद्र मोदी इस वक्त में
उसके साथ में चर्चा करते हैं कि कैसे नाटो को कंट्रोल कीजिए और कैसे इनको कंट्रोल कीजिए, और हम आपके साथ, हम अपने लोगों को मरने को भेज दें। और इसी आपदा के समय में, आपदा में जो अवसर कहते हैं, वो जिस तरीके से वहां के स्टार लिंक को, वहां के अफसरान आते हैं भारत में, वो सिंधिया जो अंग्रेजों का वैसे ही पिट्ठू हुआ करता था, उनका इतिहास है, तो उस सिंधिया के साथ बात करके डील को आगे बढ़ा रहे होते हैं। उसी के लिए अमेरिका ने कॉल किया था, इसीलिए उसका मालिक उस कॉल पे मौजूद था। अब आप सोचिए, तो यह स्थिति हो, क्योंकि सब एप्स्टीन फाइल वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत ये कर रहा होता है। बहरहाल आप कर लीजिए जो आपको करना है। तब इन संकटों के दौर में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे होते हैं, अमित शाह क्या कर रहे होते हैं? तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव को लूटने की साजिश रच रहे होते हैं। इस बात का जो सबसे बड़ा खुलासा किया, वो किया नरेंद्र मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जो पति हैं, वो बताते हैं, पराकला प्रभाकर, वो बताते हैं कि किस तरह से जब पिछले साल आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, उस चुनाव के दौरान कैसे नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को मैनेज करवाया था और चंद्रबाबू नायडू ने, और इन दोनों ने मिलकर जो खेल किया था, क्योंकि एक साथ ही मिलकर लड़े थे, इसमें जो हुआ था कि रात के 8 बजे, जो रात का 8 बजा था, उस 8 बजे से लेके और रात 2 बजे तक जो वोट पड़ा था, वो वोट था 57 लाख से अधिक। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो है आश्चर्यजनक है कि पौने 12 बजे से लेके 2 बजे तक, यानी 2.25 घंटे में जो वोट पड़ा, वो पूरे कुल वोट का 4.25% था, 4.16%। अब आप सोचिए, मतलब हर 20 सेकेंड में एक वोट पड़ चुका होता था, जबकि एक वोट डालने के बाद में मशीन को रीसेट होने में ही सिर्फ 14 सेकेंड लगते हैं, और 14 सेकेंड लगने के बाद फिर वोट डालने की प्रक्रिया आप करेंगे तो उसमें कम से कम, बहुत कम भी लगेगा तो 20 सेकेंड लगते हैं, 15-20 सेकेंड। ये बिल्कुल आप तैयार खड़े हैं, एक के पीछे एक बिल्कुल सटा हुआ खड़ा। लेकिन ये आश्चर्यजनक रूप से था। तो ये भी बता देते हैं कि यदि सही से चुनाव हुआ होता लोकसभा का, और जो लोकसभा का चुनाव था उसमें जिस तरीके से वोट काउंटिंग के बाद में बढ़े और सारा खेल हुआ, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी ने वह भी चुनाव चोरी किया, क्योंकि उसमें जो कांग्रेस अलायंस था, यानी इंडिया अलायंस, वो 325 सीटें जीतने वाला था, 325 सीटें। क्योंकि जो वोट बढ़े हैं जिस तरीके से बाद में अप्रत्याशित रूप से, उनकी गणना यदि करते हैं, उनको देखते हैं, बहुत विद्वान आदमी है, दुनिया के बड़े विशेषज्ञों में से गिने जाते हैं, तो जब वो यह बताते हैं कि किस तरीके से यह किया गया, तो अब आप समझ लीजिए। तो यानी लोकसभा चुनाव में जो 316 सीटें कांग्रेस अलायंस जीतता, वो हार गया। बीजेपी जो है 200 उसमें आ गई 240 में, जबकि बीजेपी के उसी औसत में घटने वाले थे। तो यानी बीजेपी के जो बढ़ते, आप ये सुन लीजिए, says that NDA BJP benefited by 79 seats. If that were not the case, the NDA BJP would have been 213, 213. मतलब 213 सीटें। Alliance could have been, instead of 237, 316. अब आप समझ लीजिए, तो यह बात उन्होंने बड़ी स्पष्ट कह दी कि 316 सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा था,
और बीजेपी अलायंस जो है वो 225 सीटें यानी 213 सीटें जीत रहा था। अब आप समझ लीजिए इससे कि किस तरह से चुनाव, तो अब इन विधानसभा चुनाव में कैसे वोट चोरी करना है इसके लिए किया जा रहा है। तो केरल के जो लोग सऊदी अरेबिया में काम करते हैं वहां के सुल्तानों से कहा गया है कि साहब वहां के जितने एम्प्लॉयर हैं उनसे कहिए कि वो सबको डायरेक्शन दें कि वो अपने अपने घरों में फोन करके कहें कि वोट जो है इन्हें देना है, मतलब मोदी की पसंद, समझ सकते हैं। और इसी तरीके से तमाम जगह खेल किए जा रहे हैं। वहां अमित शाह ने कही दिया 15 दिन बैठे रहेंगे, नरेंद्र मोदी दोनों जगह ड्रामे करते रहेंगे। तो यानी दो दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, दो हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, और हर एक के दो दो हैं। जैसे वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के दो, एक जो ट्विटर एक्स के मालिक और दूसरे उनके दामाद, इसी तरीके से भारत में अडानी अंबानी जैसे। तो अब खेल को आप समझिए, आपको लूटने का क्रम चल रहा है। तो लूटने से बचना है तो आपको सोचना होगा खुद, कोई और नहीं करेगा। राहुल गांधी बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रियंका गांधी केरल में आज थी, उन्होंने भी फिर से वही दोहराया कि नरेंद्र मोदी जैसा कायर व्यक्ति और जिस तरह का व्यक्ति है, तो अब आप समझ लीजिए। जय